हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तैयारी चल रहा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आपसे पहले भी मिल चुके हैं और अभी फिर लेकर एक नया वीडियो आया है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का छठा लेसन पढ़ेंगे, लेसन 6। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर जो होने वाला है आज हमारा, वो चैप्टर होगा 6 और ये चैप्टर 6 का पार्ट 1 है। इसके अकॉर्डिंग एक और पार्ट लेकर आएंगे, उसमें और क्वेश्चन जो इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको उसमें सॉल्व करा जाएगा। तो चैप्टर का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊर्जा का स्रोत। बच्चों देख पा रहे होंगे कि आप चैप्टर का हमारा क्या नाम है, ऊर्जा का स्रोत। यह जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स में। इस चैप्टर से एकदम खतरनाक क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और बेधड़ाक आते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी। तो आज हम उन सब्जेक्टिव को एक नए अंदाज के साथ आपके सामने रखेंगे और बेहतर तरीका से उसको डील करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें इसी टाइप से, आगे आपको मैं पढ़ाता हूं। देखिए बच्चों, आज हम जानेंगे, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि इसके हानियां क्या होते हैं। ठीक है, यानी हानियां बोले तो नुकसान, या हानियों से आप क्या समझते हैं, तो नुकसान इसके क्या क्या है उनको जानना है। पहला हमारा क्वेश्चन की पूछ क्या रहा है कि जीवाश्म ईंधन होते क्या है, और दूसरा उसमें क्या क्वेश्चन है कि इसके क्या क्या हानियां हो सकते हैं इस ईंधन से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आंसर लिखा हुआ है कि वैसा ईंधन, कैसा ईंधन, वैसा ईंधन जो अनवीकरणीय ऊर्जा का क्या हो, स्रोत हो। एक ऐसा ईंधन का नाम लिया जा रहा है जो ईंधन कैसा है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दो टाइप्स, बहुत से टाइप्स के होते हैं, बट हम पहला जानते हैं नवीकरणीय होते हैं। कौन सा होते हैं, नवीकरणीय, और एक होता है गैर नवीकरणीय, भी उसका नाम होता है, या फिर अनवीकरणीय भी मान लेंगे। ठीक है, तो दो टाइप्स के ऊर्जा होते हैं यहाँ पर मानेंगे। देखिए, कहता है वैसा ईंधन जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो, और अनवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलेंगे जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा हमें प्राप्त ना हो सके। ठीक है, मतलब वो कम मात्रा में पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यहां देखिए, और यहां आगे परिभाषा लिखा है, और जो सीमित मात्रा में हो। आपको पहले बता दिए कि वैसा ऊर्जा जो कम मात्रा में प्राप्त रहते हैं। ठीक है, यानी इसकी मात्रा जो है वो सीमित है, असीमित नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको लिया गया है, जैसे जीवाश्म ईंधन कौन कौन हो सकते हैं और अनवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो पहला हमारा क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, और इसके अलावा एक और आता है प्राकृतिक गैस। कौन सा गैस, प्राकृतिक गैस। ये हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन का एक और एग्जांपल्स है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चे कि ये जो है हमारा, ये क्या है, कोयला है। यही कोयला क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का क्या है, एक एग्जांपल्स है। जैसे है ये कोयला हमारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको हम उपयोग करने के बाद इसको दोबारा से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कौन सा ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए एक दूसरा यहाँ पर आता है पेट्रोलियम। ये हमारा क्या है, पेट्रोलियम। इसका भी हम उपयोग कर लेंगे तो इसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और लास्ट जो आता है प्राकृतिक गैस, यही हमारा कौन सा गैस है, आप देख पा रहे होंगे प्राकृतिक गैस को। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि कौन हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा यानी जीवाश्म ईंधन कौन कौन होते हैं। तो पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, और तीसरा प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तो हम इसको समझ चुके हैं, पहला कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। अब दूसरा जानिए कि हानियां मतलब इससे क्या क्या नुकसान हो सकती है उसको जानेंगे। पहला नुकसान आता है आपका कि इसके ज्वलन से, ज्वलन का मतलब होता है इसको जलाने से। ठीक है, इसके जलाने से क्या होते हैं, कार्बन,
कौन सी गैस निकलती है? कार्बन गैस निकलती है या फिर नाइट्रोजन? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। और कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों गैस क्या होती है? इनके माध्यम से उत्पन्न होती है। जब ये इनका हम ज्वलन करेंगे यानी इसको जलाएंगे, जीवाश्म ईंधन को हम जब जलाएंगे तो इनके ज्वलन से क्या होते हैं? ये सारे गैस क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं यानी निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो दूसरे निकलते हैं तो शरीर को, किसको? शरीर को, हमारे शरीर को क्या करते हैं? हानिकारक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? हानिकारक पहुंचाते हैं। यही ऐसे गैस है जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। इनके अलावा और क्या हानियां हैं? देखिए आप, दूसरा क्या कहता है कि यह जल और भूमि, यहाँ जल और भूमि संसाधनों पर भी क्या करता है? बुरा प्रभाव डालता है। ये एक ऐसा ईंधन है जो क्या करता है? जब जलेगा तो जलन से इसके क्या होंगे? ये सारे गैस निकलेंगे, और जब ये गैस निकलेगा, उत्पन्न होगा, तो जल को या फिर भूमि संसाधन जितने भी है वो सभी को नष्ट कर सकता है, उन पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ये क्या है? इसके हानियां हैं। ये दोनों क्या है? इसके हानियां हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जीवाश्म ईंधन क्या है और इसके क्या क्या हानियां हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो 2 नंबर में जैसे पूछेगा ये ईंधन क्या है, इसके किन्हीं 2 उपयोग को बता या क्या हानियां हैं, तो आप बता देंगे। इसकी यह 2 हानि लिखोगे तो आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन के बारे में यहां पर जानना है। आपको चित्र भी दिख रहा होगा, चलिए पढ़ते हैं हम। लिखा हुआ वैसा ईंधन जो दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान पर, देखिए एक ऐसा ईंधन, ये हम क्या लिए हैं? एक ईंधन को लिए, एक क्या ले लिए हैं? एक ईंधन को ले लिए हैं। और जब ये क्या करता है? दहन करता है। जब ये क्या करता है? दहन करता है यानी जलता है। दहन मतलब जब ये जलेगा तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर, यानी जितने भी इसके द्रव्यमान हैं, इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो क्या है? गैस है, तो सारे द्रव्यमान पर से अधिक क्या होंगे? कार्य करेंगे। मतलब इसमें जितने भी द्रव्यमान के अकॉर्डिंग प्रति एकांक पे होंगे, उन सभी के मुताबिक क्या करेगा? अधिक से अधिक क्या करेगा? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है यानी काम करता है, ठीक है। काम करे और जो क्या हो? सरलता से प्राप्त हो जाए। सरलता का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाए। आसानी से क्या हो जाए? हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए उस। और क्या लिखा हुआ है? जिसका भंडारण। भंडारण का मतलब होता है यह बहुत ज्यादा मात्रा में हो। भंडारण का मतलब जो अधिक मात्रा में हो। भंडारण क्या होता है? जो अधिक मात्रा में हो, और जिसका परिवहन क्या हो? सरल हो। परिवहन उसको कहेंगे जिसे क्या कहेंगे? जैसे देखिए, परिवहन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको हम क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। हो तथा दामों में सस्ता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम ईंधन कहते हैं। तो और यह क्या होता है? दामों में भी क्या होते हैं? यह सस्ता पड़ता है। देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे, यह क्या है? हमारा सिलेंडर। क्या है हमारा? सिलेंडर। यह एलपीजी है। एलपीजी है जिसको हम उपयोग कहाँ करते हैं? अपने घरों में, रसोई घर में करते हैं। देखो बच्चों, कह रहा जी उत्तम ईंधन क्या है? तो एक वैसा ईंधन जो हमें क्या करे? जो प्रति एकांक द्रव्यमान, ठीक है, अधिक से अधिक कार्य करे, जिसका क्या हो? भंडारण और परिवहन, और ये क्या हो? सस्ते दामों में प्राप्त हो। देखिए बच्चों, आप सिलेंडर को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, चाहे वह साइकिल पर लाद कर या मोटरसाइकिल पर लाद कर या उठा कर भी ले जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग लात मारकर उस पर ले जाते हैं, गुड़काते हुए ले जाते हैं। तो सिलेंडर को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका परिवहन क्या हुआ? आसान हुआ। और इतना भंडारण रहता है कि प्रति घर में इसका यूज किया जाता है। और यह क्या होता है? सस्ता होता है। अन्य ईंधनों के मुकाबले यह क्या होता है? सस्ता होता है। इसलिए इसको हम कौन सा ईंधन कहते हैं? उत्तम ईंधन भी कहते हैं।
किसको कहेंगे? उत्तम ईंधन भी कहेंगे। एलपीजी को उत्तम ईंधन भी कहा जाता है। एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अगर यह क्वेश्चन आया बच्चों तो आपको याद रखना है, एकदम 100% याद रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो इसका भंडारण और परिवहन और यह सस्ते दामों में प्राप्त होता है, प्रति द्रव्यमान इकाई पर क्या करता है? अधिक से अधिक कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम ईंधन कहेंगे। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा क्या है। तो आप जान चुके होंगे पहले भी इस क्वेश्चन को, जो भी क्लास में नीचे की क्लास में पढ़े होंगे, ऊर्जा क्या होता है। तो यहां देखिए आंसर है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को, यानी हम जो कुछ भी काम करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में जितने भी काम करते हैं उसमें हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ताकत, यानी हम ताकत लगाते हैं किसी भी काम में, तो उसमें क्या लगा? क्षमते ना लग रहा है, ताकत ही ना लग रहा है। कोई भी कार्य करने में हमें क्या लग रहा है? ताकत ही तो लगते हैं ना, क्षमता ही लग रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इसको ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे आप समझिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब इसे सूचित क्या चीज से हम क्या करते हैं? तो J फॉर जूल सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी दर्शाया जाता है। आपको याद रखना है, इसे सूचित J से किया जाता है। और इसका CGS मात्रक पूछेगा तो आपको क्या बताना है? आर्क्स बताना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या लिखा यहाँ पर कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितने भी हम काम करते हैं और उसमें जो ताकत लगता है, उसमें जो कैपेसिटी लगता है, क्षमता लगता है, पावर लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। याद रखना है, जूल को J से सूचित करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि जल विद्युत के लाभ को लिखें। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जल विद्युत के किन्हीं 2 लाभों को लिखें। कितना भी लाभ पूछ दे तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ लाभ है उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक क्या हमारा लिया गया है? यह डैम है। क्या है? डैम है। ठीक है, तो जल विद्युत का लाभ पहले जानेंगे। जैसे भी लाभ है ना, जो चीज, उनके बारे में यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो जल विद्युत को याद रखना है, जल विद्युत के लाभ जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। इसका मतलब कई सारे होते हैं। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। जल विद्युत जो होते हैं वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय यानी कि जिसमें हम प्राकृतिक रूप से पाई जाती है ऊर्जा, और प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो इसको प्रचुर मात्रा में होती है, यानी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे क्या हो गया? सूरज, वायु, जल हो गया। ये सारे क्या हमारे प्राकृतिक ऊर्जा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। इस जल विद्युत का यह लाभ है कि यह एक क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, दूसरा कहता है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है। मतलब इससे कोई प्रकार की प्रदूषण, इससे कोई प्रकार की धुआं नहीं निकलती है जिससे आपको शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़े। ठीक है, तो यह प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा आपको याद रखना है, यहां पर स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों। यह जो है अन्य प्रकार की यंत्रों की तुलना में, यह जो है अन्य प्रकार की यंत्रों में की तुलना में क्या होते हैं? कम कीमतों पर प्राप्त होती है। यह एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी यंत्र है जो अन्य प्रकार की यंत्रों की तुलना में इसकी दाम क्या होते हैं? सस्ते होते हैं।
कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह क्या है, इसके लाभ है। जल विद्युत के लाभ आपको याद रखना है कि कई लाभ होते हैं, जिनमें पहला लाभ क्या है कि यह ऊर्जा का जो होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का है लाभ। दूसरा याद रखना है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब इससे कोई प्रकार की प्रदूषण मुक्त निकलती नहीं है, मुक्त होता, प्रदूषण मुक्त होता है। तीसरा याद रखना है कि यह अन्य प्रकार की यंत्रों की तुलना में, यह जो है दूसरे प्रकार की यंत्रों की तुलना में बिल्कुल क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लाभ क्या क्या प्राप्त हुई जल विद्युत के। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं क्वेश्चन कि जल विद्युत के हानियां क्या है, इनसे क्या हानि हो सकती है। अब हम समझेंगे यह जो जल विद्युत हो रहा है, जल विद्युत कहाँ होता है, डैम के द्वारा ही होता है, अभी बता रहे इसमें पूरा स्पष्ट। ठीक है, तो जल विद्युत की हानियां क्या है, निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। पहला देखिए, पहला क्या रहा है कि यह केवल पहाड़ी भूभागों पर ही क्या होते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। ये देखिए, क्या आप इसको इस्तेमाल कोई भी शहरी इलाकों में या जहां जनसंख्या या जहां घनत्व तो ज्यादा हो, गांव वाले क्षेत्र में, क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। ये जो होगा केवल कहां इसका उपयोग करेंगे, इसको कहां बनाया जाएगा, कहां पर लगाया जाएगा, तो वो कहां होगा, वो हमारा पहाड़ी भूभाग होगा। कौन सा भाग, पहाड़ी भूभाग। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चित्र में कि ये सारे क्या है, इन सभी जगह पर क्या है, पहाड़ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहाड़ी भूभागों में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, मतलब इसका निर्मित कर सकते हैं। दूसरा है बांध बनाने के लिए, इसमें जो बांध बनाने पड़ते हैं, इसके बनाने के लिए कारण क्या होती है, कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर त्यागना पड़ता है। यदि हम इसका यह बांध बनाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में और वहां पर कृषि योग्य भूमि जितनी भी होगी उसको बड़े पैमाने पर देख सकते हैं आप कि इसके आसपास जितने भी कृषि योग्य भूमि होंगे जहां पर हम फसल को उत्पादन कर सकते हैं, उस सारे भूमि को क्या करना पड़ेगा, हमको त्यागना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर, ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर इसको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तीसरा कहता है कि बांध बनाने में मानव निवास स्थान को भी बलिदान देनी पड़ती है। इसका यही हानियां हैं, नुकसान है कि अगर हम इसको जहां पर बनाएंगे, अगर वहां पर कोई क्या आएंगे, मकान आएंगे या घर आएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा उसको, यानी उसको भी त्यागना पड़ेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। देखिए इसके आसपास आपको ज्यादा घर नहीं दिख रहे हैं, सभी क्या है, घर सब क्या है, बहुत दूर दूर है। तो इसके जितने आसपास में रहते हैं सभी घर को क्या करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो, उन सभी को भी क्या करता है, त्यागना पड़ता है। यही हमारा क्या है, इससे नुकसानियां हैं, यानी हानियां हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हानियां हैं जल विद्युत के और कहाँ लगाए जाते हैं, क्या क्या हानियां आ रही है, सब देख पा रहे हैं आप। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आ गया हमारा कि सोलर कुकर को परिभाषित करें। देखिए आप सोलर कुकर, आप कुकर पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कुकर पढ़े होंगे, कुकर जानते होंगे या देखे होंगे, बट यहां पर कैसा कुकर है, सोलर कुकर है। ठीक है, तो यह कुकर के बारे में पहले आपको जानना है कि यह कुकर होता क्या और कैसा होता है। ठीक है, तो सफेद या परावर्तक सतह, देखिए आप जो कुकर देखें, आमतौर पर घरों में जो कुकर देखते हैं वो उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। उसका क्या होता है, परावर्तक सतह सफेद होता है। बट यहाँ पर इसका जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, आपको बता रहे हैं। तो इसकी तुलना में यह क्या होती है, काली सतह अधिक उष्मा अवशोषित करती है। यानी सफेद सतह जो होती है उसकी तुलना में इसकी सतह कैसी होती है, तो काली होती है। कैसी होती है, काली होती है। यहां देखिए आप, इसकी सतह क्या है, काली है। ठीक है, तो और जो घर में जो सतह होती है कुकर की, उसकी कैसी होती है, सफेद होती है, और इसकी सतह क्या होती है, काली होती है। और काली होने के कारण, यही काली होने के कारण क्या करती है, उष्मा को, किसको, उष्मा को ज्यादा अवशोषित करती है। क्या करती है, ज्यादा अवशोषित करती है। ठीक है,
और अवशोषित होती है, अर्थात वे सतह जो सूर्य के उष्मा को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। और यही सतह जो क्या कर लेते हैं, देख पा रहे होंगे बच्चे आप, जैसे यहां से किरण है, अब सूर्य की उष्मा यहां आया, सारी किरणें आई, उष्मा आया, और इसको सारी उष्मा को यह क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यह अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, रख लेता है, और रखने के बाद क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और यही कुकर जब ये उष्मा को अपने अंदर उत्सर्जित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, फिर यह क्या बनाता है, भोजन को बना देता है, यानी भोजन का निर्माण करता है। उसे ही को हम क्या कहेंगे, सोलर कुकर कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, सोलर कुकर। यानी यह कुकर किसके माध्यम से चलता है, यहां पर आप देख पा रहे हैं सोलर पैनल एक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सोलर पैनल। और इसी के अंदर एक कुकर क्या किया गया है, फिट किया गया है। जो कुकर हमारा कैसा है, उसकी सतह कैसी है, काली सतह। ठीक है, अब यही कुकर क्या करता है, सूर्य से आने वाली जितनी भी किरण होती है, जितनी भी उष्मा होती है, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित जैसे ही करता है तो वो किस चीज का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। अवशोषित कर भोजन को बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन कैसे एकदम बारी बारी से, एकदम बारीकी से आपको बताया जा रहा है, चाहे वो परिभाषा के अनुसार हो, चाहे वह चित्र के अनुसार हो। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर के लाभ को लिखें। अभी तो हम कुकर को आपको देखा है और कुकर के बारे में बता है। अब देखिए सोलर कुकर जो है उनसे क्या फायदा हो सकती है, लाभ क्या हो सकती है, चलिए आइए जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका याद रखना है, इस टाइप के आंसर में कैसे लिखना है कि सोलर कुकर के लाभ निम्नलिखित होते हैं। इस टाइप से आप कोई भी आंसर को लिखेंगे तो वह काफी खूबसूरत दिखेगा और उस पर कॉपी जो चेकर होता है ना, अट्रैक्टिव होता है। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाता है। सोलर कुकर को जो आप देखे हैं, यह जो कुकर देखे हैं, यह क्या होता है, एकदम सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा, ज्यादा महंगा यह नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है यह सस्ते दाम में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इससे कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। यानी एक इसका उपयोग जब ये आप करेंगे खाना बनाने के लिए, तो इससे कोई भी विषैली यानी जहरीली या नुकसानदायक गैस उत्पन्न नहीं होती है, जो आपके शरीर को बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है। अभी तो पता है कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालता है, यानी यह प्रदूषण मुक्त होता है, इससे कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं निकलता है। और चौथा है, यह धुआं उत्पन्न भी नहीं करता है। और जब ये इसका उपयोग करेंगे, देखिए आप कहीं से यह धुआं देगा नहीं ना देगा, तो यह धुआं भी उत्पन्न नहीं होता है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 5, इसको भोजन को तलने, क्या चीज, तलने के लिए, भोजन को तलने के लिए या रोटी पकाने के लिए, रोटी पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग इसमें भी नहीं किया जा सकता। फायदा बस याद ये रखना है कि हम किस चीज में इसका फायदा क्या कर सकते हैं, तो यह सस्ते दामों में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और इससे कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होगी, यह प्रदूषण मुक्त होता है। और लास्ट क्या कहता है कि इससे कोई प्रकार की धुआं उत्पन्न नहीं होगी। वैसे इसको याद रखेंगे, हानि आगे पढ़ाते उसमें ऐड कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, देखिए आ गया सोलर कुकर का क्या हानि है, मतलब इनके हानियों को बताना है, इनके क्या नुकसान है उसके आप जानेंगे। तो सोलर कुकर के हानि जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। सोलर कुकर के हानि, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा सट गया है, सोलर कुकर अलग कर देते हैं। ठीक है, सोलर कुकर के हानियां निम्नलिखित है। पहला हानि जो है, इसका उपयोग केवल दिन में किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो उपयोग करेंगे हम केवल दिन में करेंगे। देखिए अब यह पैनल जो लगा हुआ है, सोलर पैनल, क्या रात में चलेगा, नहीं ना चलेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। इसको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, उष्मा चाहिए। और जब तक उष्मा नहीं मिलेगा तब तक यह कार्य नहीं करेगा। तो इसको चलाने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए दिन में ही करना पड़ेगा आपको, रात में नहीं कर सकते हैं। तो यही इसके क्या है, हानि है।
पहली हानि यही है कि इसका उपयोग आप केवल दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, यह गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। जो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र होता है उसमें यह जो होता है काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसमें और फायदा हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि यह जाड़े तथा बादलों वाले दिनों में बहुत कम प्रभावशाली होता है। अभी तो आपको देखा है इसको क्या चीज से चलता है, सूर्य के प्रकाश से चलता है। अब इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा क्या, जाड़े वाले जो दिन होते हैं इसमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, या बादलों वाले दिन यानी बारिशों वाले मौसम में क्या इसको प्रकाश मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, जिसके कारण उसका प्रभावशाली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इससे पहले आपको बताया है कि इसका उपयोग हम कहाँ क्या चीज के लिए करेंगे, भोजन के तलने में नहीं कर सकते हैं और रोटी पकाने में भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सभी क्या है, इसके हानियां हैं, यानी इससे हमें नुकसान है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम VVI, क्या है, VVI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन को आज हम पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आएगा। आगे चलिए, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सोलर या फिर सौर सेल क्या है, सोलर या फिर सौर सेल क्या होता है। देखिए, वे युक्ति जो सौर ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे सोलर या सौर सेल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, वे युक्ति जो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, रूपांतरित कर देती है या रूपांतरित कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, सोलर या फिर सोलर सेल कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर फिगर पे देख पा रहे होंगे कि यह क्या है, सोलर है, ये सारे क्या है, सोलर है, ठीक है, सोलर है। तो क्या कर रहा है, ये ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन है, क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को, यहां से जो विद्युत ऊर्जा हो रही है, यहां से आएगी विद्युत ऊर्जा आएगी, सौर ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा हुआ, और यहां से जो आएगी हमारी क्या आएगी, सौर ऊर्जा आएगा, यहां से क्या आएगा, सौर ऊर्जा आएगा। अब देखिए, यही सौर ऊर्जा को क्या करता है, इसमें लाकर ये क्या करता है, इसको बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आप याद रखेंगे, यहां से यानी सूर्य से क्या आते हैं, सौर ऊर्जा आते हैं, और सौर ऊर्जा को ये जैसे लेता है सोलर पैनल, तो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है, और बदल के किस ऊर्जा में ले जाता है, विद्युत ऊर्जा में इसको रूपांतरित कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सौर सेल या फिर सोलर कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सोलर पैनल लगा हुआ। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं, सोलर या फिर सौर सेल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन लास्ट है, 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोमास से आप क्या समझते हैं। आइए, इसका एक और नाम आता है, या जीव द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, पूछ देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बायोमास क्या होता है। देखिए, हरे पेड़ पौधे एवं जंतुओं के, हरे पेड़ पौधे तो आप देखे हैं, हरे पेड़ पौधे को तो आप देखे हैं, ये हमारा हरे पेड़ पौधा, ठीक है। और जंतुओं के अवशेषों को, जीव जंतु जो होते हैं इनके अवशेषों को, जीव जंतु के अवशेषों को, अवशेष मतलब होता है खराब पदार्थ, कचरा वाला पदार्थ, ठीक है। उसको हम किस रूप में, तो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं, या फिर जीव द्रव्यमान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ऐसे हरे पेड़ पौधे या जीव जंतु जिनके अवशेषों से किस चीजों से, अवशेषों से, देखिए उनके अवशेषों को हम किस चीज में उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में। किस रूप में करेंगे उपयोग इसका,
ईंधन के रूप में। ईंधन किसको बोलते हैं? जिसको जलाया जा सके, जिसको क्या करा जा सके? जलाया जा सके, उसे को हम क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारे हमारे क्या है? अवशेष है। किस चीज के अवशेष है? किस चीज के अवशेष है? तो हाँ, यहाँ पर जो अवशेष है वो पेड़ और पौधे के हैं, या फिर जीव जंतु के जितने भी अवशेष है, इनको क्या किया गया है? एक मशीन के जरिए लाया गया है, और मशीन के जरिए क्या किया? इसको ग्राइंडिंग किया जाता है। कचरा को क्या किया जाता है? ग्राइंडिंग किया जाता है। और इससे क्या उपयोग होते हैं? फिर इससे क्या तैयार किया जाता है? तो इसी से क्या तैयार होता है? ईंधन तैयार होता है। और इसी ईंधन का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं, या फिर जीव द्रव्यमान कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी अवशेष थे, चाहे वो जीव जंतु के हो या पेड़ पौधे के हो, सभी को क्या करता है? ग्राइंडिंग की मशीन के द्वारा क्या करता है? उसको ग्राइंडिंग करता है, और उससे क्या बना लेता है? ईंधन बना लेते हैं। और ईंधन बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे या जंतु हो, उनके अवशेषों के द्वारा जो ईंधन बनते हैं या प्रयोग में आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। 10 ही क्वेश्चन आज के लिए हम रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, या आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक और वीडियो लाऊंगा, इस पर जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे उन सबको उसमें डील करूंगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद दोस्तों।